everyone, welcome to the UAC Journalism Society's exclusive segment, Gate Topper Interview. Today, we are honored to have with us a truly inspiring individual, Aditya Sirodia sir, who has secured AIR 499 in Gate Data Science and AIR 588 in Gate Electrical. His journey is a testament to dedication, smart work, and consistency. First of all, Aditya sir, congratulations on this achievement. So let us begin with the conversation. So my first question is, what motivated you to prepare for GATE, and is there any specific movement or incident that led you to prepare for GATE? No, nothing special, any moment. Actually, I wanted to study higher in the field of technology, so I started preparing for it in my third year. गेट आपने पर्टिकुलरली क्यों चुना और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था गेट के पीछे? मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि मुझे हायर स्टडीज में जाना है आगे। अभी बीटेक करके नहीं रहना है, जल्दी जॉब नहीं करनी है, तो मैंने सोचा गेट बेटर ऑप्शन है। कि मॉक टेस्ट में कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करते थे और उनका एनालिसिस कैसे करते थे आप? ऐसे मैंने एक्चुअली मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था एस अकेडमी का, पर एक्चुअली उसमें मैंने मॉक टेस्ट उस टाइम पे मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट देने की फेज में था। पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मॉक टेस्ट ना दें, मॉक टेस्ट तो आप दें बिल्कुल। मैंने तो लास्ट में 2 ही मॉक टेस्ट दे पाया था मैं, पर और उनमें मेरा जो जितना स्कोर अभी आया है उतना ही लगभग आ रहा था। जैसे मेरे सर, मार्क्स तो कुछ उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती थी? मतलब पढ़ना तो होता था ना, मॉक टेस्ट में हमें पता चलता है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, किस लेवल पर हैं। तो मॉक टेस्ट तो मैंने एकदम लास्ट में दिए थे जब गेट एग्ज़ाम को कुछ 10 दिन बाकी थे, तो उस टाइम पे अगर कोई कुछ पता भी चलता है तो कुछ बहुत स्पेशल नहीं कर सकते उसमें। यस पर सर। मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप मॉक टेस्ट जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट होता है तभी से देना चालू करें। मुझे उसकी वैल्यू तब पता चली। ओके। सर आपके रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या थे? सरप्राइज थे आप या फिर आप सेटिस्फाइड थे आपके मार्क्स के साथ? रिज़ल्ट तो मुझे, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो मैं इतना, मतलब मुझे और अच्छा कर सकता था मैं। डीए में तो सफिशिएंट था, जितना मैंने टाइम दिया उस हिसाब से सफिशिएंट था। एंड सर, आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही? मतलब वीकली मंथली आप टाइम टेबल बनाते थे या डेली फॉलो करते थे? रिवीजन स्ट्रेटेजी, यार मेरे हिसाब से तो बेस्ट ये थी मेरे लिए कि मैंने लास्ट के जो 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे उनको थॉरोली किया, उनसे जो कंसेप्ट है उनको मैक्स टू मैक्स रिवाइज करने की कोशिश की। एंड सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलते हैं? मतलब जनरली तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बट हाँ, एज अ स्टूडेंट अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तो हमें फिर वो पीडीएफ फॉर्म में लगते हैं, तो वो कहाँ से मिलते थे? अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो एक एग्ज़ाम दोस्त है ऐप करके, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है उसमें। अगर देखें तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन और कोर्सेज़ पेड भी हैं उसमें, पर मैंने कोई कोर्सेज़ किए नहीं हैं, बस रिसोर्सेज़ ही इतने सफिशिएंट हैं कि आप गेट अच्छे से क्लियर। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करते थे एक दिन में या फिर आपकी कुछ स्ट्रेटेजी रहती थी पर्टिकुलर एक दिन के लिए? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन के लिए 2 महीने लास्ट के लाइब्रेरी गया, तो लाइब्रेरी तो घर से निकलते वक़्त मैं यही सोचता था कि आज मुझे इतना करना है इस सब्जेक्ट में। मैं कोई ऐसा टारगेट अलग-अलग सब्जेक्ट से एक दिन में नहीं करता था। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट और फ्लो पे डिपेंड करता था कि मेरा अगर अच्छा फ्लो एक सब्जेक्ट में है तो मैं अच्छा भी कर लूँगा जितना टारगेट बनाया है। क्योंकि फ्लो ओके। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्लो बन गया है तो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती हैं। पहले आपने इजी सब्जेक्ट्स किए थे या फिर जिसमें जो ज़्यादा स्कोरिंग है? कुछ अलग से सीक्वेंस मैंने मेंटेन नहीं किया। मुझे लगा कि जैसे अ, अच्छा, मैं ये जो जितना भी बता रहा हूँ मैं गेट इलेक्ट्रिकल हाँ के लिए बता रहा हूँ। हाँ। गेट डीए के लिए तो अलग ही प्रिपेयर किया था, उसके लिए तो मैंने एक तरीके से स्टंट लिया था। क्योंकि डीए के लिए तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था एक्चुअली। मेरा जो इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम था 2 फरवरी का था और डीए का एग्ज़ाम था 15 फरवरी को था, क्योंकि मैंने दोनों का फॉर्म भर दिया था। तो फिर मुझे उतने ही गैप में जितना मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया था और प्रोग्रामिंग का जितना नॉलेज था उतने से ही ये जो नंबर आ गए हैं वो आ गए हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन स्टडी, वो तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए ही किया है, स्पेसिफिकली फॉलो किया है। तो इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई मैंने सीक्वेंस फॉलो अलग से तो नहीं करना होता है। अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है पहले से, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स, अगर आपने पहले से बेसिक नॉलेज है तो आपको फिर सीक्वेंस से उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आपको सबसे पहले नेटवर्क, सिग्नलिंग सिस्टम
और ये इससे पहले उठाने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बेस बनाते हैं आगे के सब्जेक्ट्स का। पर क्योंकि मैंने सेमेस्टर टाइम पे ही अच्छे से पढ़ रखा था इनको, तो मैंने जैसा मेरा मन करता गया कि आज ये कर लेते हैं, तो जैसे आज मान लो मशीन्स कर लेते हैं, तो मशीन कर लिया। एंड सर आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होती थी, मतलब लाइक आप कैसे रिवीजन करते थे, क्योंकि एक टाइम बाद तो हम भूल जाते हैं अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो। रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसे कंसेप्ट रिवाइज करना, तो जैसे मान लीजिए आपने कभी सेमेस्टर टाइम पे पढ़ा होगा मशीन्स, मशीन वन मशीन टू कब पढ़ते हैं हम लोग, शायद फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो उस टाइम से आपने भले ही कितने ही अच्छे से कर लिया हो, लेकिन आपको कंसेप्ट भूल जाते हैं। और कंसेप्ट रिवाइज करना मतलब सीधे सीधे कंसेप्ट पढ़ना नहीं होता है ना। तो मैंने सोचा कि बेस्ट प्रैक्टिस तो यही रहेगी कि आप प्रीवियस कर लो, तो उससे आपको करंट ट्रेंड भी पता चल जाएगा और आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। और फिर उस टाइप के, और अगर आपको किसी टॉपिक में अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये वीक है मेरा, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में, आपके जो दूसरे नोट्स हैं जो आपने इन डेप्थ नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं से पढ़ा है, तो आप वहाँ से फिर से रिव्यू कर सकते हैं। लास्ट के 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आई थिंक सफिशिएंट है कि आप अच्छे से रिवाइज कर लें। क्या आपने कोई बुक्स वगैरह ली थी लाइक अदर देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं? बुक्स ना, हाँ, तो बुक्स के लिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बुक ली थी मैंने अलग से। बुक एक जैसे मेरे पास सिग्नल सिस्टम की बुक थी, वो वो थी मेरे पास। शॉम्स आउटलाइन सीरीज होती है, वो बहुत बढ़िया बुक थी। तो मैं तो स्टैंडर्ड जो बुक फॉलो करते हैं ना, उन्हीं को एक बार देख लेता था कंसेप्ट रिवाइड करने के लिए। या फिर मैं जनरली एनपीटीईएल के लेक्चर्स फॉलो करता था, क्योंकि मैंने शुरू से उन्हीं से पढ़ा है। तो उनके नोट्स भी मैं कई बार रिवाइज कर लेता था, क्योंकि उनके नोट्स बहुत कंसाइज अगर अवेलेबल हैं। जैसे मैथमेटिक्स में तो अवेलेबल रहते थे, हाँ। तो उसमें पीडीएफ आ जाते थे मेरे पास, तो मैं उनसे रिवाइज कर लेता था। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो यूट्यूब पे रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे, उससे भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज के नाम आप मेंशन करना चाहोगे? हाँ, तो रिसोर्सेज के नाम जैसे अगर आपको जैसे इलेक्ट्रिकल में 2 पार्ट होते हैं, एक कोर एक नॉन कोर। कोर में मशीन्स और ये सब आ जाते हैं, नॉन कोर में सिग्नल सिस्टम और क्योंकि ये इसी से की जो ब्रांच है उससे ओवरलैप होते हैं, तो इसको एक्चुअली नॉन कोर कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सिग्नल सिस्टम हो गया, ईडीसी हो गया, ये सब इन सब के लिए तो एक सर हैं, जैसे राकेश तलरेजा। आई डोंट नो वे किस इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। पर वो रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस बहुत अच्छा करवाते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता था मुझे सारे क्वेश्चंस को। जैसे कंट्रोल थ्योरी हो गई, और भी चीज़ें, जैसे जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स आती हैं, उनको रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मुझे यही लगा कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ये जो सीरीज चलती है यूट्यूब में, उनको फॉलो। और कोर के लिए तो या तो वन शॉट देख लो, वन शॉट जैसे मशीन्स के लिए और पावर सिस्टम के लिए। तो आई थिंक जो अंकित गोयल करके एक ट्यूटर है यूट्यूब पे, उनके बहुत अच्छे वन शॉट भी हैं, रिवीजन सीरीज भी है उनकी। वो पहले जिस इंस्टीट्यूट में थे उसकी भी हैं, और अभी करंटली जिस इंस्टीट्यूट में उसकी भी, और भी रिसोर्सेज हैं। तो मैं तो ऐसे मिक्स्ड पढ़ा, मतलब एक ही रिसोर्स पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करता था। जैसे कभी-कभी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती थी उनको भी उठा लेता था। जैसे कोई कंसेप्ट में मुझे लगा कि इसमें थोड़ा वीक लग रहा है, मुझे इसको थोड़ा फंडामेंटली पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैं जो रेफरेंस बुक्स होती थी ना उनको थोड़ी पढ़ लेता था। सर, साइड हसल्स आपके कुछ थे या डिस्ट्रैक्शन प्रिपरेशन के टाइम पे, और अगर थे तो आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? डिस्ट्रैक्शन तो एक था यार कि मेरा लास्ट एक्चुअली मैं 7th सेमेस्टर में था, तब से मेरा मन हो गया था कि मुझे इन द फील्ड ऑफ एआई जाना है और मशीन लर्निंग वगैरह सीखना है। तो लास्ट में मैंने कुछ पाइथन के कोर्सेज भी कर लिए थे एनपीटीईएल से, जॉइन 7th सेमेस्टर में। तो वही था कि मैं कभी ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, कभी को गेट के लिए पढ़ रहा हूँ, कभी ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, कभी गेट के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत स्ट्रीमलाइन होकर एक ही चीज़ को लेकर बैठा नहीं, ये मेरे लिए रिग्रेट था। पर यदि आप अगर क्लियर हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप शायद अच्छे से बैठ सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ करना ज़्यादा आसान होती है 2-3 चीज़ों को साथ में करना। डिटेल के कोर्सेज से हेल्प मिली थी आपको? अरे बहुत। एनपीटीईएल का एक्चुअली जो अगर गेट डीए के लिए बात करें, तो मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, ये कोर्स ऑफर किया था एनपीटीईएल ने, मतलब आईआईटी मद्रास ने एनपीटीईएल की तरफ ऑफर किया था। बहुत ही अच्छा कोर्स था, 8 वीक का कोर्स था। और यदि आप लोग इंटर्नशिप वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो आप उस कोर्स में टॉपर होकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस कोर्स में एक्चुअली मैं टॉपर था।
कुछ 2000 स्टूडेंट्स थे जिनको सर्टिफाई किया था उसमें। तो उसमें फिर मुझे बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे आपको अगर जैसे कुछ जैसे आईआईटी में इंटर्नशिप होती है, रिसर्च इंटर्नशिप, तो उसमें जो एनपीटीईएल स्टार्स होते हैं, एनपीटीईएल स्टार्स जो टॉपर होते हैं, उनको उनको स्पेशली ऑफर किया जाता है ये जो इंटर्नशिप्स हैं। और और बैचलर्स के बाद एक प्रोग्राम होता है पोस्ट ऐसा कुछ करके है, फेलोशिप करके है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। और उसमें भी एक मौका बनता है कि यदि आपको 1 साल एमटेक के पहले देना है और उसमें सफिशिएंट स्टाइपेंड भी मिलता है, तो वो भी ऑफर किया जाता है एनपीटीईएल स्टार्स करके। तो अदर बेनिफिट्स भी हैं, और एनपीटीईएल की जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक्चुअली ऑथेंटिक नॉलेज होता है, तो आप उनको यूज़ करके उनके जो असाइनमेंट्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। एक्चुअली जो उनके असाइनमेंट्स जैसे ही क्वेश्चन गेट में आए थे, जो इस बार जो गेट डाटा साइंस में जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे, तो उनके असाइनमेंट भी बड़े कंसेप्चुअल होते हैं, तो आप उनके असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या कि इस गेट डीए को बहुत टाइम नहीं हुआ है। 2024 में आया था, 2025 में आया, तो प्रीवियस ईयर इतने हैं नहीं कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो जितने भी यूट्यूब पे ट्यूटर थे, जितने भी कोचिंग क्लासेस थे, जितने भी सब थे ना, सब एमआईटी से, एनपीटीईएल से, इन सब से जो असाइनमेंट्स होते थे इन लोगों के जो कोर्सेज के, वो उठा उठा के दे रहे थे कट-ऑफ क्वेश्चन। तो मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पहले वहाँ से लगा रखे थे। तो एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप उस जो टाइप जिस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली बनाते तो जो पेपर है वो आईआईटी के प्रोफेसर ही बनाते हैं, गेट डी मतलब कोई भी गेट का पेपर है। तो आपको एक लेवल पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है आपको। एंड सर गेट के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो हमें मिलती है अदर देन पीएचडी और रिसर्च या हायर स्टडीज की? गेट के बाद अदर अपॉर्चुनिटीज़, अभी तक तो मैंने जितना एक्सप्लोर किया पीएसयूज़ तो मिलती नहीं है, और आईआईटीज़ और आईआईटी में आपको एमटेक करने के लिए भी मिलता है। बाकी मैंने एक दो बार ट्राई किया था, जैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, थर्ड ईयर में मैंने जैसे गेट दिया था ना, तो उसमें कुछ 1970 रैंक आया था मेरा, तो मैंने उसके बेसिस पे बार का एक सेंटर है इंदौर में, आरआर गेट, वहाँ पर अप्लाई किया था। तो वो लोग एक्चुअली ये ऐसा कोई प्रोसीजरल नहीं है, पर मैंने वहाँ पर जो एक थे जो जहाँ पर वहाँ पर साइंटिस्ट लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था, उनको मैंने अप्लाई किया था। तो उनको प्रोफाइल तो अच्छा लगा था, पर उन्होंने बेयर मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो उन्होंने 3 मंथ का बताया था कि 3 मंथ से कम नहीं मैं अलाउ कर सकता, पर कॉलेज ने इतना परमिशन नहीं दिया मुझे। तो थर्ड ईयर के टाइम पे मुझे इंटर्नशिप वो मिल नहीं पाया, पर वो अपॉर्चुनिटी तो आई थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आप थर्ड ईयर में दे रहे हैं और अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है, तो शायद आप उसको लेके कहीं अच्छी इंटर्नशिप वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं। सर आपका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब अभी करेंटली इतना जॉब करने का मुझे नहीं है कि मेरा अभी इंटरेस्ट है कि थोड़ा एमटेक करूँ अच्छे इंस्टीट्यूट से। मेरा ऐसा मतलब गोल तो यही है कि आईआईटी मिल जाए, तो अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक करूँ, चाहे वो एमटेक हो या एमटेक रिसर्च, मुझे कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि मैं एमटेक या एमटेक रिसर्च, क्योंकि एमटेक रिसर्च शायद 3 साल की होती है, एमटेक 2 साल की होती है। दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि कैसे रोल्स मुझे ऑफर होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर आईआईएससी जाता तो वहाँ पे रोल्स जो होते हैं वो रिसर्च लैब्स के आते हैं, जैसे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो एआई के फील्ड में फ्रंट लाइनर्स होते हैं, उनके रिसर्च लैब्स के ऑफर भी आते हैं, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग जो रोल्स भी आते हैं। तो फिर वो उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि मेरा कैसा इंटरेस्ट मुझे ड्राइव करता है कि मैं इस साइड जाऊँ, उस साइड। सर आप किसी कॉलेज फेस्ट या सोसाइटी का पार्ट थे, और अगर थे तो आपने बैलेंस कैसे किया दोनों को, प्रिपरेशन और कमेटी को? ऐसे कॉलेज फेस्ट का तो कोई पार्ट नहीं था। एक्चुअली मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया कोई उस टाइम पे कॉलेज फेस्ट हुआ नहीं, तो मैंने कुछ और कोई सोसाइटी का पार्ट नहीं था मैं। कॉलेज फेस्ट मैंने एक्चुअली अपने प्रिपरेशन, जैसे मैंने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया था मैंने लास्ट में अक्टूबर या नवंबर में शायद, तो जस्ट दिवाली के तुरंत बात कर रहा था, क्योंकि मैंने घर से प्रिपरेशन करने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लाइब्रेरी में सफिशिएंटली 6 से 7 घंटे दे पा रहा नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे, डिजिटली या खुद बनाते थे? हूँ। जैसे अगर मुझे जैसे जैसे मैंने कभी सेमेस्टर टाइम पे जैसे पढ़ा मैंने, जैसे मीटिंग्स वगैरह, तो उसके नोट्स मैंने बना रखे थे, तो मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए। ओके। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें नोट्स की ज़रूरत होती है, जिनको थोड़ा थोरोली रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, आप कॉन्सेप्चुअली याद नहीं रख सकते, उनके लिए नोट्स बनाए हैं। पर जैसे पावर सिस्टम, उसके लिए नोट्स बनाए थे मैंने, क्योंकि पावर सिस्टम में क्या होता है कि कई बार रिजल्ट्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सीधे, तो आपको रिजल्ट्स याद रखना ज़रूरी होता है। मोस्टली गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मोस्टली गेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप फ्री माइंड से सोच रहे हैं और आप अच्छे से कंसेप्चुअल कर रहे हैं कि नहीं। पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे रिजल्ट बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए मैंने नोट बनाए थे, और बहुत ही शॉर्ट बनाए थे मैंने, मुझे ही समझ में आ जाए और किसी को नहीं आया ऐसा।
लास्टली क्या आप फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को टिप्स देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आप सोचिए आपको क्या करना है। यदि आपको गेट लगता है कि आपके आपके करियर में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो आप जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं टाइम के टाइम पे आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको फिर अलग से एक साल देकर उनको फिर से पढ़ने की और फिर से रिवाइज करने की, फिर से थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स उस टाइम पे बहुत अच्छे से नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी टाइम, एक साल तो बहुत सफिशिएंट होता है। बस कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होती है ना तो फिर आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सर।